काकोरी ट्रेन कार्रवाई की घटना किस वर्ष हुई थी? काकोरी ट्रेन कार्रवाई की घटना जो है किस वर्ष में हुई थी? तो काकोरी ट्रेन एक्शन की जो घटना हुई थी यह आपकी याद रखेंगे स्टूडेंट, यह घटना आपकी 1925 में हुई थी। 1925 में यह घटना हुई थी और इस घटना में क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को ट्रेन से लूटा था। काकोरी एक जगह है जहां पर सरकारी खजाने को क्रांतिकारियों ने ट्रेन से लूटा था, इसीलिए इसे काकोरी ट्रेन की कार्रवाई यानी काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी ट्रेन घटना के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत का जो रैयतवाड़ी सिस्टम था, इसकी शुरुआत का जो श्रेय है ये किसको दिया जाता है? तो इसका श्रेय जो दिया जाता है, याद करेंगे, इसका श्रेय जो मिलता है ये थॉमसन मुनरो को मिलता है। किसको? थॉमस मुनरो को मिलता है। और रैयतवाड़ी ये व्यवस्था जो कि 1820 में लागू हुई थी। कब? 1820 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें जो बिचौलियों को हटाया गया था और किसानों को सीधी भूमि का मालिक बनाया गया था। यानी कि पहले बिचौलिए होते थे भूमि के अंतर्गत में, उनको हटाकर किसानों को सीधा भूमि का मालिक बना दिया गया था। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया था? प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध था ये 1757 में लड़ा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा जो व्यक्ति था किसके बीच में लड़ा गया था? ये आपका सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था? सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये बंगाल का नवाब था उस समय, और सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था। कब हराया था? 1757। डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट। यह जीके जीएस की क्लास जो है ऑल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, पुलिस, यूपीएससी या अदर किसी एग्जाम्स की, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को एंड तक जरूर देखें। होम गार्ड या फिर अन्य कोई आने वाली भर्ती यूपी पुलिस की है, उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ये किस राजा के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था? कश्मीर में हुआ था। उस समय किस राजा का शासन था? तो उस समय शासन जो था कनिष्क का शासन था। किसका था? कनिष्क के शासन काल में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें अध्यक्षता जो की थी ये वसुमित्र ने की थी। किसने? वसुमित्र ने इसमें अध्यक्षता की थी। इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी। याद करेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, पाल वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है। पाल वंश का जो संस्थापक था कौन था? तो पाल वंश का जो संस्थापक था ये गोपाल था। कौन था? गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक जो है गोपाल था। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 750 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 750 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी पाल वंश की, याद रखेंगे, पाल वंश की स्थापना जो है 750 ईस्वी में हुई थी। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण एवं बाजार सुधार प्रणाली लागू की थी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ये नियम लागू किया था? तो यह जो नियम लागू किया था ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें लागू किया था, जिससे बाजार की जो मूल्य है वो नियंत्रण में रहे प्रणाली, इसलिए ये लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, प्रसिद्ध पूना पैक्ट 1932 में आया था, किन दो नेताओं के बीच हुआ था? ये प्रसिद्ध पूना पैक्ट, ये समझौता था, ये किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? तो यह समझौता जो हुआ था ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि डॉक्टर BR अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसका समझौता ये क्यों हुआ था? ये समझौता ये था स्टूडेंट, ये समझौता जो हुआ था ये यवर्दा की जेल में, इसमें दलितों के वर्ग के लिए विधानमंडलों में आरक्षित सीटों के लिए हुआ था। विधानमंडल में जो दलितों को आरक्षित सीटें दी जानी चाहिए, इसके लिए यवर्दा के जेल में हुआ था। ये महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अंबेडकर के बीच में हुआ था।
बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? भारत में कैबिनेट मिशन जो आया था ये कौन सी वर्ष में भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत में 1946 में आया था। 1946 में ये कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। इसका मुख्य कार्य जो था ये भारत को सत्ता हस्तांतरण योजना बनाना था। इसका क्या मुख्य कार्य था? भारत को सत्ता हस्तांतरण योजना बनाना था। हस्तांतरण योजना बनाना था। इसका मुख्य कार्य था योजना बनाना था। सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। नेक्स्ट देखिए, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन मिलता है सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किसमें? 13वें शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। सम्राट अशोक का ये 13वें शिलालेख में मिलता है। यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका जो निर्माण हुआ था ये 261 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व, याद रखेंगे, ईसा पूर्व में हुआ था। एक युद्ध हुआ था, भयानक युद्ध, जिसमें इसमें जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसके बाद ही अशोक सम्राट ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यहाँ से इसने युद्ध या तलवार को बिल्कुल छोड़ दिया था, त्याग दिया था और उसने कहा था आज के बाद कोई युद्ध नहीं करेंगे। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 13वें शिलालेख को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी जो है पुस्तक है, इसमें कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। इसके लेखक जो थे, याद रखेंगे आप, इसके लेखक जो थे ये आपके कल्हड़ हैं। कौन है? राजतरंगिणी के लेखक जो है कल्हड़ है और ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 12वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। 12वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। याद रखेंगे, रचना कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में हुई थी। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो मिलता है स्टूडेंट, याद रखेंगे आप, इनका उल्लेख जो है ये आपका अनुच्छेद 76 में है। किस में है? आर्टिकल 76 में है, अनुच्छेद 76 में है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो उल्लेख है ये आपका अनुच्छेद 76 में है और यह जो है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ये कौन होता है? महान्यायवादी। ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और ये सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी होता है। सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी होता है। याद रखेंगे, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये 76 आर्टिकल याद कर लेंगे। अगला देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है, आर्टिकल्स में संशोधन होता है, ये प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह प्रक्रिया जो ली गई है स्टूडेंट, ये आपकी प्रक्रिया याद करेंगे आप, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसके तहत जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। बी राइट होगा। अगला देखिए, भारत के संविधान के तहत लोकसभा की अधिकतम अधिकृत सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? भारत के संविधान के तहत लोकसभा के अधिकतम अधिकृत सदस्य संख्या जो है, सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या जो हो सकती है ये आपके यहाँ पर 552 संख्या हो सकती है। कितनी? 552 जो है अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा के अधिकृत सदस्यों की। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान जो है ये कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका जो गठन की बात की गई है ये आपकी अनुच्छेद 263 में है। किसमें है? आर्टिकल 263 में इसकी बात की गई है। किसकी? इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतरराज्यीय परिषद गठन इसके तहत होता है। अगला देखिए,
सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, आहूत करता है, यानी कि कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसे भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति इसको बुलाता है और अनुच्छेद 108 के तहत इसे बुला सकता है। राष्ट्रपति किसके तहत? आर्टिकल 108 के तहत बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री की अगर बात की जाए तो आप याद रखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी राइट है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर नहीं की जा सकती है? इसको समझिए। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की जो नेशनल इमरजेंसी है इसकी घोषणा किस आधार पर नहीं की जा सकती है? तो इसमें जो है 44वां संविधान संशोधन एक हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था, जिसके द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। इसमें एक आंतरिक अशांति शब्द था, उसको हटाकर विद्रोह शब्द इसमें जोड़ सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 1978 में हुआ था, याद रखेंगे। तो अब जो है स्टूडेंट, इमरजेंसी जो है आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाई जा सकती है। तो इसलिए जो स्टूडेंट हमारा राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा डी बिल्कुल बनेगा। आंतरिक अशांति को हटा दिया गया था और इसकी जगह पर क्या जोड़ लिया गया था? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था 1978 में, याद करेंगे। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तभी आपके दिमाग में रहेगा। बिल्कुल बहुत अच्छी क्लास आपको कराई जा रही है, इसमें बहुत मेहनत लगी है साथियों। और क्लास को लाइक कर दें, शेयर करें। अगर आपको अच्छी लग रही है तो अच्छा सा एक कमेंट जरूर छोड़ें। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है पहले से तो कमेंट जरूर करें। कमेंट करने की कोशिश किया करें क्वेश्चन मुझे आंसर बताने से पहले। इससे आपका माइंड जो है चलता है, काम करता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद रहेगा। इसलिए आंसर जरूर टाइप किया करें। आगे देखिए, किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संख्या सदस्यों की 500 हो सकती है। कितनी हो सकती है? अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करते हैं। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति ये आर्टिकल 316 के तहत करते हैं। किसके तहत करते हैं? अनुच्छेद 316 के तहत जो है राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, याद रखेंगे। अनुच्छेद 316 के तहत में ये करते हैं। बी राइट होगा। अगला देखिए, भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सबसे पहले समझिए भारत की जो संचित निधि है ये होता क्या है? संचित निधि आखिर है क्या? तो संचित निधि जो है ये सरकार को होने वाली राजस्व दिए गए ऋणों की वसूली और ब्रांड से प्राप्त धन का जमा होता है। इसमें जो क्या है, संचित निधि क्या है? इसमें जो है सरकार द्वारा किसी को ऋण दिया गया है उसकी वसूली होती है और ब्रांडों से प्राप्त धन होता है जो इसमें जमा होता है। इसे संचित निधि कहते हैं। तो संचित निधि का जो उल्लेख है ये आपका किस में दिया गया है? इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 266 में है, आर्टिकल 266 में है। किस में है? आर्टिकल 260 यानी कि अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख मिलता है। ये बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेला जलप्रपात किस देश में स्थित है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है और एंजेला जलप्रपात है ये स्टूडेंट जो है कनाडा में स्थित है। कहाँ पर है? कनाडा में स्थित है। इसको याद रखेंगे, कनाडा में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये चूरन नदी पर स्थित है। किस पर है? चूरन नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 979 मीटर है। कितनी है? 979 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, इसीलिए इसको सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है?
यहाँ पर स्टूडेंट 21 में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर जो है ये वेनेजुएला में स्थित है। कौन से देश में है? वेनेजुएला के चुरन नदी पर है। किस पर है? चुरन नदी पर ये स्थित है। चुरन नदी पर ये स्थित है। चुरन नदी याद रखेंगे, करेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी इसलिए। यहाँ पर चुरन नदी, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, वेनेजुएला में है। और इसकी ऊंचाई मैंने आपको बता ही दी है, 979 मीटर ऊंचाई है इसकी, जिसके कारण इसे सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। करेक्ट करेंगे, बी राइट होगा। अगला देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील बुलर झील कहाँ स्थित है? बुलर झील जो स्थित है स्टूडेंट याद रखेंगे, ये आपकी कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलसंधि का नाम क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलसंधि का जो नाम है ये पाक जलसंधि है। इसे क्या कहा जाता है? पाक जलसंधि कहा जाता है। और ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और यह भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच में स्थित एक जलडमरू है। क्या है? ये एक जलडमरू है। ये जलडमरू है। भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच में स्थित एक जलडमरू है, जो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी को आपस में बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है याद रखेंगे, वो आपकी गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, गुरु शिखर चोटी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी से माना गया है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, भारत में किस राज्य में वन क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य में वन क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये मध्य प्रदेश में है। वन क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में है। ए राइट होगा। अगला देखिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। और ये एकमात्र एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है। कैसा है? यहाँ पर प्राकृतिक आवास है, एकमात्र है पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक आवास है एशियाई शेरों के लिए। सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? रोहतांग दर्रा जो है स्टूडेंट ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? रोहतांग दर्रा जो है भारत के एक राज्य केंद्र प्रशासित देश या फिर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। ये याद रखेंगे। यह कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। कुल्लू घाटी को किससे जोड़ता है? स्पीति घाटी से जोड़ता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, पानामा नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? पानामा नहर जो है किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो पानामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। किससे किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है पानामा नहर। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसको कहा जाता है? तो संसार की जो छत है स्टूडेंट याद रखेंगे, ये पामीर के पठार को कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसे कहा जाता है, इसकी ऊंचाई के कारण इसे संसार की छत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसकी ऊंचाई के कारण। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, पेरू की ठंडी जलधारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पेरू की ठंडी जलधारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पेरू की ठंडी जलधारा को अन्य दूसरा नाम जो होता है हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं। ये कैसी जलधारा है? एक ठंडी जलधारा है, और इसे हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है याद रखेंगे आप, ओम होता है। क्या होता है? ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का एक एसआई मात्रक होता है। ओम इस तरह से जो बनता है याद रखेंगे, ओम जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोध का होता है। सॉरी, सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के गति के किस नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन के गति के
प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कौन से नियम को? प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को डायनमो कहते हैं। और ये स्टूडेंट जो है माइकल फैराडो के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस जो है वास्तव में क्या होता है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ होता है। बी राइट होगा। अगला देखिए, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ये नमी के कारण जो लोहे पर जंग लग जाती है, नमी और ऑक्सीजन के कारण जो लोहे पर जंग लगती है, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। बी राइट होगा। अगला देखिए, अम्ल वर्षा के जल का pH मान सामान्यतः कितना होता है? अम्ल वर्षा के जल का pH मान जो होता है, सामान्यतः pH मान जो इसका होता है ये 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। बी राइट होगा। अगला देखिए, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए स्टूडेंट याद रखेंगे आयोडीन तत्व जो है आवश्यक है। इसके लिए थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन का तत्व का आवश्यक है। सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? यानी कि शरीर को कंट्रोल कौन सा अंग करता है? तो स्टूडेंट ये मैंने साइंस की क्लास में भी आपको बताया है, सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क भी जिसे कहते हैं। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। साइंस की क्लास मैंने कराई है जो रेलवे ग्रुप डी के लिए, वहाँ पर ये क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो जाकर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। RRB ग्रुप डी के नाम से पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पर करंट अफेयर, साइंस, GK GS की इंपॉर्टेंट क्लासेज कराई हैं। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप GK GS, साइंस, इन सभी की तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास भी कराई है जो कि चैनल पर आपको मिलेगी, जहां से 80% करंट अफेयर एग्जाम्स में आता है। SPD से कराया है, पेज टू पेज कराया है, तो जाकर एक बार जरूर देखें। अगला देखिए, कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? कोशिका का कौन सा अंग है जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो कोशिका का स्टूडेंट याद रखेंगे, कोशिका का जो अंग है राइबोसोम, इसे जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये सूक्ष्म कण एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है? सूक्ष्म कण जो है एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, मानव शरीर में आयरन की कमी से क्या रोग, कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लोहे की कमी से मानव शरीर में जो रोग आता है वो रोग एनीमिया यानी कि अवरक्तता हो जाता है। इसमें जो है स्टूडेंट हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन को कम मिलती है, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन का निर्माण कम होता है, और अवरक्तता, खून की कमी भी जिसे कहते हैं, ये बीमारी बन जाती है। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे जो है किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कैसी होती है? लॉन्गिट्यूड तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है? सिरका में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है, दोनों का कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है स्टूडेंट, ये आपका वाशिंगटन DC में है। कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक का दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि जो है क्या थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी, याद रखेंगे, इसकी समय अवधि जो थी वो 1951 से 1956 थी। कितनी थी? 1951 से 1956 थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि पर जोर देना। किसका क्या मुख्य उद्देश्य था? कृषि विकास पर जोर देना इसकी योजना का मुख्य उद्देश्य था। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो यह स्टूडेंट 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई यानी कि 22 मई को मनाया जाता है, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जापान की जो आधिकारिक मुद्रा है ये येन है। क्या है? येन जो है जापान की आधिकारिक मुद्रा है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश जो लिखी गई है ये आपकी हिंदी भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? हिंदी भाषा में इसकी रचना की गई है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसे लिखा है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? जो अंतरिक्ष में गई थी प्रथम भारतीय मूल की महिला थी, ये कल्पना चावला थी। कौन थी? सभी को पता होगा, कल्पना चावला थी। ए बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, आंखों में रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी का रोग होता है। अगला देखिए स्टूडेंट, एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। SW यानी होमवर्क के लिए आपको दिया जा रहा है, और कमेंट करके बताना आज के टॉप 50 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर क्या आया है। ईमानदारी से कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चंस आपने सही कर पाए हैं। और इस क्लास का बिल्कुल फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिन साथियों ने ज्वाइन नहीं किया है जाकर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, उस पर भी हमें जरूर फॉलो करें। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है, क्वेश्चंस के क्विज मिलते हैं, और GK GS के कुछ इंपॉर्टेंट PDFs वहाँ पर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसको भी आपको ज्वाइन करना है। और साथियों, करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास मैंने कराई है पेज टू पेज, उसको भी जाकर जरूर देखें चैनल पर। और आप किस एग्जाम के लिए इस क्लास को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। और डेली क्लासेज स्टूडेंट चलती हैं। अगर आप RRB की भी तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप D की, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासेज की प्रैक्टिस चल रही है, जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप हिंदी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से है, इसी चैनल के साथ लिंक मिलेगा, और उसको भी जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वहाँ पर हम हिंदी की ज़बरदस्त तैयारी करा रहे हैं। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। दूसरी क्लास जो है कब आनी चाहिए स्टूडेंट, किस टॉपिक पर आनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के थैंक यू, जय हिंद। GK GS की कोई बुक बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स का लिंक सजेशन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, जय हिंद।